गुड इवनिंग गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑटोमेशन के बारे में। बट ऑटोमेशन से पहले हमें जानना होगा हमारे ट्रेडिशनल नेटवर्क को, राइट। तो ट्रेडिशनल नेटवर्क में हमने क्या डिस्कस किया, जैसे हमारा लैन नेटवर्क क्या है, राइट, वैन नेटवर्क क्या है, और हम कौन से फीचर्स वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो हमने इन सब चीज़ों के बारे में बात की थी। बट अब ट्रेडिशनल नेटवर्क में चैलेंजेस क्या है, हमें ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, राइट। तो वो हम जानेंगे पहले चैलेंजेस के बारे में। तो आप में से किसी को आइडिया कि जो ट्रेडिशनल नेटवर्क हम यूज़ करते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, उसमें क्या दिक्कत है, क्या चैलेंज हमें मिल रहे हैं वहाँ पे, क्यों हम ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। एनीवन? ठीक है, तो हम बात करते हैं चैलेंजेस की। चैलेंजेस विद ट्रेडिशनल नेटवर्क, राइट। तो ट्रेडिशनल नेटवर्क में जितनी भी, अगर हम बात करें तो नॉर्मली हम एक डिवाइस को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। वी हैव टू ऑप्शंस टू कॉन्फ़िगर द डिवाइस। द फर्स्ट वन इज़ थ्रू CLI, द सेकंड वन इज़ थ्रू GUI, राइट। तो नॉर्मली अभी तक हमने CLI देखा, GUI तो हमने देखा ही नहीं है। बट अगर आप सिक्योरिटी कंपोनेंट्स के बारे में बात करो, फायरवॉल के बारे में, या फिर कोई वायरलेस सोल्यूशन है अलग से किसी वेंडर का, जैसे सिस्को का मेराकी है, तो वहाँ पे हमें GUI देखने को मिल जाएगा, राइट। तो अब पहला चैलेंज क्या है, क्या चैलेंज आता है। जो फर्स्ट चैलेंज हमें मिलता है वो क्या है कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज़ मैनुअल, राइट। द कॉन्फ़िगरेशन इज़ मैनुअल। तो जब भी आप मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करोगे इट विल बिकम ए बिग टास्क, राइट। तो अब दिक्कत क्या है कि मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन में क्या दिक्कत है, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन में क्या दिक्कत है। अगर मैं बात करूँ, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन इज़ नॉट स्केलेबल, राइट। दिस इज़ नॉट स्केलेबल। स्केलेबल का मतलब है, अगर मुझे अब क्या करने हैं, मुझे 10 डिवाइस कॉन्फ़िगर करने हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि भाई हमें करने हैं 10 राउटर कॉन्फ़िगर करने हैं, ईजिली वी कैन कॉन्फ़िगर 10 राउटर्स, राइट। अगर 100 राउटर्स आ गए फिर भी हम कॉन्फ़िगर कर देंगे। बट इफ़ आई गो विथ 1000 डिवाइसेस इन ए नेटवर्क, सो इट विल बिकम ए बिग टास्क फॉर मी। तो मुझे इसके लिए क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसके लिए मैन पावर। तो मैन पावर चाहिए तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, भाई पैसा भी तो लगाना पड़ेगा, राइट। सो दैट विल बिकम एक्सपेंसिव सॉल्यूशन फॉर मी। तो अगर मुझे कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ज़्यादा डिवाइसेस है, या इंफ्रा बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे मुझे क्या करनी पड़ती है, सारी कॉन्फ़िगरेशन मैनुअल करनी पड़ती है। और मैनुअल तो ठीक है, द सेकंड पॉइंट इज़ वन टू वन, राइट। वन बाय वन बोल दो इसको, नॉट वन टू वन। वन बाय वन का मतलब यहाँ पे क्या है, अगर मैं नंबर ऑफ डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने जाऊँगा तो आई नीड टू कॉन्फ़िगर ऑल द डिवाइसेस वन बाय वन, राइट। तो जैसे ही मैं कॉन्फ़िगर करने जाऊँगा 1000 डिवाइसेस को, चाहे राउटर है, स्विच है, फायरवॉल है, तो सारे डिवाइसेस को कैसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, वन बाय वन कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा तो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, अभी तक हमने देखा ही नहीं है ट्रेडिशनल में कि एक साथ आप 1000 डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर दो, या मान के चलो 100 डिवाइस को हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं वन बाय वन। तो ये चैलेंजेस है हमारे पास ट्रेडिशनल नेटवर्क में, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ यार हमारे पास 100 स्विच है, हमारे पास 150 साइट्स हैं, या फिर 200 साइट्स हैं, तो नंबर ऑफ़ डिवाइस बढ़ेंगे। तो वहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, उतने ही इंजीनियर एलोकेट करने पड़ेंगे। और वो सारा क्या करेगा, वो इफ़ेक्ट आएगा आपकी मनी पे। क्योंकि भाई मनी मैटर करती है ना, अगर कोई भी प्रोजेक्ट है तो मनी तो लगेगी ना उसमें। तो आपके नॉर्मल चैलेंजेस क्या है यहाँ पे मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन में। तो मैं पहला हो गया मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन हो रही है हमारी। दूसरा, सारे डिवाइसेस को वन बाय वन कॉन्फ़िगर कर रहे हो। तो जैसे ही वन बाय वन कॉन्फ़िगर करोगे तो क्या होगा, इट विल टेक मोर टाइम, मोर मैन पावर, राइट। तो ये सारी चीज़ें सामने आएंगी।
अब अगर मैं क्या करता हूँ, मैं सारे इंजीनियर्स को बोलता हूँ कॉन्फ़िगर कर दो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट मोस्टली क्या करते हैं हम, वर्कलोड ज़्यादा देते हैं लोगों को, क्योंकि आपने कॉर्पोरेट को देखा ही होगा, अगर 4 लोगों का काम है तो 2 लोगों को बांट दिया जाता है। ठीक है भाई, ये हैबिट हमारे यहाँ कल्चर है एक तरीके से कॉर्पोरेट में, कि भाई ऐसे आप एक्सपेंसेस बचा सकते हो, दैट इज़ कॉस्ट कटिंग, राइट। तो कॉस्ट कटिंग होगी और मैन पावर थोड़ी कम कर दी जाएगी, बट वर्कलोड बढ़ेगा, राइट। तो वर्कलोड बढ़ेगा तो उससे एक चीज़ पैदा होगी, दैट इज़ ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर क्या बोलता है, इफ़ देयर इज़ a lot of workload on team, then there can be more chances of misconfiguration, right। भाई मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो ह्यूमन एरर होगा, जैसे ही मैंने बोला कि भाई एक बंदे को आप बहुत सारा काम दे दो, उससे क्या होगा, तो भाई गलतियां तो करेगा ना वो बंदा भी, राइट। क्योंकि अब एक बंदे को बहुत सारा काम दोगे तो उसमें मिसकॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें किसने ऑब्जर्व की है, जितने भी आपके नॉर्मल टैग केस होते हैं, लाइक आप भी क्या करते हो, टैग केस ओपन करते हो ना, जो भी आपका सपोर्टिव वेंडर है, लाइक आपका सपोर्टिव वेंडर सिस्को है, या फिर 14नेट है या फिर कोई और है लाइक पोलो वोल्टो है, राइट। तो ये सारे वेंडर क्या करते हैं, इन्होंने एनालाइज किया, क्या एनालाइज किया इन्होंने, कि जितनी भी ये टिकट्स ओपन होती है टैग केस में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ मिसकॉन्फ़िगरेशन ऑन द डिवाइस, राइट। तो वो सारी किसकी वजह से, मिसकॉन्फ़िगरेशन की वजह से है। तो अब इन्होंने बोला कि भाई धीरे धीरे अब जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ नॉट स्केलेबल, क्योंकि आप ट्रेडिशनल के हिसाब से कितना ही कॉन्फ़िगर करोगे। तो चीज़ों को ऑटोमेट करने का टाइम आ गया, यानी एक ऐसा मेथड निकालो कि मिसकॉन्फ़िगरेशन भी ना हो और बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत भी ना पड़े, और हमारी कॉन्फ़िगरेशन भी ईजिली हो जाए और उसको मैनेज भी हम अच्छे से कर पाएँ। तो इसी रीज़न से हमें क्या चाहिए, इसी रीज़न की वजह से वी नीड automation, right। तो what is the meaning of automation? Automation means this is new way to configure the network devices, okay, management and trouble shooting। तो ऑटोमेशन आपको लाइक एक तरीके से बेनिफिट दे रही है कि आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो नेटवर्क डिवाइसेस की, उनका मैनेजमेंट देख सकते हो, ट्रबल शूटिंग भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें किसके थ्रू पॉसिबल है, ऑटोमेशन के थ्रू पॉसिबल है। ऑटोमेशन मीन्स आप किसी भी चीज़ को ऑटोमेट कर रहे हो। जैसे आपने बोला कि अगर हम 10 साल पीछे जाएं, तो अगर हम कोई भी कार यूज़ कर रहे हैं, राइट, तो सारी कार क्या होती है, मैनुअल होती है ना। बट आज की डेट में हमारे पास क्या है, ऑटोमेटिक कार्स भी है, लाइक आपको गियर डालना ही नहीं है, नॉर्मल आपको ड्राइव पे जाना है और उसको आपको क्या करना है, ड्राइव करना है, राइट। तो एक तरीके से उसमें ऑटोमेशन है। तो सिमिलर हमारे नेटवर्क में भी ऑटोमेशन आ चुका है, वी नीड सच टाइप ऑफ कंपोनेंट्स। तो अब ऑटोमेशन के अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग चीज़ें आई है नेटवर्क में जिसके थ्रू आप ऑटोमेट करोगे। तो ऑटोमेट करने के लिए हमारे पास कैसी कैसी चीज़ें आई हैं, अगर हम बात करें ऑटोमेशन का सिंपल फंडा क्या है। ऑटोमेशन से क्या हुआ, विथ लेस ह्यूमन पावर वी कैन कॉन्फ़िगर ए बिग इंफ्रा, राइट। तो एक बड़े इंफ्रा को हम इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं या फिर आप बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास आज की डेट में। तो उन टूल्स को हम कैसे यूज़ करेंगे ऑटोमेशन के लिए, लाइक अगर मैं नेटवर्क लेवल पे बात करूं तो सिस्को हैव ए सॉल्यूशन, सिस्को के पास एक सॉल्यूशन है दैट इज़ नोन एज
SDN, right? So Cisco SDN is a solution. What is Cisco SDN? Software defined network, right? तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क इज ए ऑटोमेशन सॉल्यूशन फॉर सिस्को इंफ्रा. मतलब जो भी सिस्को के कंपोनेंट यूज़ करेगा तो वो बंदा SDN के फीचर्स को यूज़ कर सकता है. SDN इन द सेंस कि SDN क्या एक टेक्नोलॉजी है जो आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हो. हम SDN को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? वी कैन यूज़ इन ए लैन नेटवर्क, राइट? और we can use it in the WAN network. आवाज़ आ रही है सभी को मेरी? हेलो हेलो हाँ जी. सर, आवाज़ आपकी थोड़ी सी स्टक होके आ रही है, स्टक हो के आ रही है. बीच बीच में थोड़ी सी. मैम आपको भी मतलब ऐसी आ रही है, मेरी तरफ से कोई इशू है? नहीं, मेरी तरफ से इशू हो सकता है शायद. अभी आ अभी रही है आ सभी रही को? है अब अच्छे से. ओके. और ये थोड़ा सा लैग है. ठीक है. और लास्ट वन हमारे पास है डेटा सेंटर, ठीक है? तो इन तीनों के लिए सिस्को ने SDN सॉल्यूशन निकाला दैट इज़ लाइक, आप ये बोल सकते हो कि इनके लिए एक अलग अलग सॉल्यूशन है. लैन के लिए हमारे पास एक अलग सॉल्यूशन है, वैन के लिए हमारे पास एक अलग सॉल्यूशन है, राइट? एंड डेटा सेंटर के लिए भी हमारे पास क्या है, एक अलग से सॉल्यूशन है. तो 3 सॉल्यूशन है जो SDN प्रोवाइड करते हैं आपको. SDN मतलब 3 सॉल्यूशन देगा. लैन के लिए देगा ये SDA बोले तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस, ठीक है? तो दैट इज योर SD एक्सेस. ओके. एंड नेक्स्ट वन इज वैन के लिए हमें मिलता है SD WAN. So that is software defined WAN. Okay. तो ये हमारा था सॉफ्टवेयर डिफाइंड WAN. ओके. एंड द लास्ट वन इज ACI. और ACI की फुल फॉर्म क्या है? एप्लीकेशन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आई गेस. एक बार चेक कर लेना बस. एप्लीकेशन सेंट्रिक, यस सर, ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर. हाँ जी. तो ये 3 सॉल्यूशन है जो सिस्को बेचता है ऑटोमेशन के लिए. तो SD एक्सेस तो अभी SD WAN SD एक्सेस तो अभी आए हैं, बट ACI इसका बहुत पुराना सॉल्यूशन है. तो जो सिस्को का डेटा सेंटर है ना, उसमें आपको हमेशा कौन सा मिलेगा? ACI मिलेगा. ACI सबसे पहले इसने ACI बनाया था और ACI के बिहाफ पे ही इसने लैन और वैन टेक्नोलॉजीज़ का मतलब यूज़ किया सिस्को ने. ओके. तो आप जो अगर ACI किसी को आता है तो वो इजली इन दोनों को भी समझ पाएगा. इन दोनों के जो फंडामेंटल है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही है. इसके थोड़े से अलग हो सकते हैं, बट SD एक्सेस के तो बहुत ज़्यादा सिमिलर है डेटा सेंटर से. तो अगर आपने यहाँ पे देखा हो, किसी से भी आपने सुना होगा कि यू नो अबाउट नेक्सस स्विचेस, राइट? तो आपने नेक्सस स्विचेस के बारे में सुना हो. 9K है, 5K है, या फिर 2K है, या फिर 7K है. मतलब 900, 500, सॉरी 1000. ओके. 1000, 5000, 2000, 7000. तो ये वाले स्विचेस आपके नेक्सस स्विचेस होते हैं. कैटलिस्ट भी आते हैं. कैटलिस्ट
कैटलिस्ट इज़ फॉर एस डी एक्सेस, बट नेक्सस जो होते हैं आपके ACI के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता चलेगा, जैसे VXLAN होती है या फिर लिस्प होती है। तो सिमिलर ये टेक्नोलॉजीज़ आपकी SD एक्सेस में भी यूज़ होती हैं, बट वी हैव इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज़, लाइक ये काम कैसे करती हैं, ओके होता क्या है इनके अंदर, तो वो चीज़ें हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को कि ऑटोमेशन के लिए सिस्को ने क्या दे दिया, हमारे पास एक सॉल्यूशन दिया लैन वैन और डेटा सेंटर के लिए। लैन के लिए हमारे पास SD एक्सेस है, वैन के लिए SD वैन है, एंड डेटा सेंटर के लिए क्या है हमारे पास ACI है। तो अब मैं बात करूँगा, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके आर्किटेक्चर की। तो ये वाला आर्किटेक्चर सभी को पता है, 3 लेयर हायरार्की जो होती है। थ्री लेयर आर्किटेक्चर के बारे में पता है गाइस आप सभी को? फर्स्ट वन इज कोर लेयर, सेकंड इज एग्रीगेशन और एप्लीकेशन लेयर। मैंने बताया था क्या इसके बारे में? डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, थर्ड इज एक्सेस लेयर, राइट। तो ये 3 लेयर होती है, इन्हीं लेयर्स को समझना है। यही आर्किटेक्चर है, यही आर्किटेक्चर पहले यूज़ होता था, यही आर्किटेक्चर आज यूज़ होता है, बस थोड़े से कंपोनेंट उन्होंने चेंज कर दिए। क्या चेंज कर दिए? कंपोनेंट चेंज कर दिए। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पे ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर के बारे में। ट्रेडिशनल में हमारे पास क्या होता था, तो एक बार ट्रेडिशनल का ओवरव्यू देखते हैं, उसके बाद हमें चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, तो ट्रेडिशनल में क्या होता था, सपोज करो मेरे पास ये क्या है, दिस इज़ इंटरनेट। ये हमारे पास इंटरनेट है। इंटरनेट के बाद हमारे पास क्या होता है, एक फायरवॉल होता है। 2 फायरवॉल भी हो सकते हैं जो आपके किस में होंगे, HA में होंगे ऐसे, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, कोर स्विच होता है, या कोर स्विच 2 हो गया, ठीक है। तो इनकी कनेक्टिविटी मोस्टली ऐसे होती है हाई अवेलेबिलिटी के चक्कर में। तो एक फायरवॉल दोनों से कनेक्ट होता है, ये फायरवॉल 1 है, ये 2 है। कोर 1, कोर स्विच 1 हो गया, कोर स्विच 2 हो गया आपका। एंड आफ्टर दैट वी हैव हियर एग्रीगेशन 1, एग्रीगेशन 2 हो गया, ठीक है। तो इनकी कनेक्टिविटी भी हम ऐसे रखते हैं हमेशा, मतलब यहाँ पे भी मैं 2 लिंक यूज़ कर सकता हूँ, दोनों को बंडल में लेके आ सकता हूँ, दैट इज़ माई चॉइस। मेरे पास कितना हार्डवेयर है, कितने रिसोर्सेज मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। बट बंडल में आने के बाद भी लॉजिकल तो दिखेगा कैसे, ऐसे ही दिखेगा ना कि भाई एक लिंक कनेक्टेड है यहाँ पे, लॉजिकल तो एक ही हो जाएगा ना वो इथर चैनल के बाद भी। हाँ जी, लॉजिकल एक ही हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, एक्सेस स्विच 1, एक्सेस स्विच 2। तो ये भी ऐसे ही कनेक्ट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने बोला कि मेरे पास क्या होते हैं नॉर्मली, मेरे पास क्या होगा, एक क्लाइंट होगा, एक एक्सेस पॉइंट होगा ऐसे, ठीक है, या फिर एक प्रिंटर होगा ऐसे, ठीक है। तो ये मेरे नेटवर्क कंपोनेंट्स है। अब दूसरा मेरे क्या हो सकते हैं, यहाँ पे सर्वर्स हो सकते हैं। तो मोस्टली सर्वर्स वी यूज़ ऑन एग्रीगेशन स्विच। तो यहाँ पे मेरा एक सर्वर एग्जिस्ट कर सकता है, यहाँ पे दूसरा सर्वर हो सकता है, यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ हो सकते हैं। तो नॉर्मली सर्वर या तो एग्रीगेशन पे जाएंगे या फिर आपके किस पे जाएंगे, कोर पे जाते हैं। कोर पे बहुत ही रेयर है, एग्रीगेशन पे ही जाएंगे वो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ पे यूज़ करनी है। तो एग्रीगेशन से एक्सेस के बीच में वी ऑलवेज यूज़ लेयर टू प्रोटोकॉल्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेयर टू प्रोटोकॉल्स? लेयर टू प्रोटोकॉल का मतलब या फीचर का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे मैं सबसे पहले लेयर टू पोर्ट यूज़ करूँगा। लेयर टू पोर्ट कौन से हैं, एक्सेस ट्रंक पोर्ट हो गए मेरे, राइट। दूसरा हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे वीलन यूज़ करेंगे। थर्ड हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एग्रीगेशन यूज़ करेंगे।
ओके एंड और क्या हो सकता है यहाँ पे, लाइक एक्सेस स्विच, एक्सेस पोर्ट है तो ये आपका एक एक्सेस पोर्ट हो सकता है यहाँ पे, राइट। ये आपका ट्रंक पोर्ट हो सकता है। आप मल्टीपल वीलेंस यूज़ कर सकते हो, 10, 20, 30 एंड 40, राइट। और उसके बाद आप क्या यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, एसटीपी प्रोटोकॉल आप यूज़ करोगे तो इनके बीच में एसटीपी चलेगा। और आप क्या यूज़ कर सकते हो, ईथर चैनल यूज़ कर सकते हो, राइट। और आप क्या यूज़ कर सकते हो, HSRP यूज़ कर सकते हो, VRRP यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो आपके जो गेटवे बनेंगे, हमेशा क्या बनेंगे, जो गेटवे बनेंगे, दैट इज़ बिटवीन योर एग्रीगेशन स्विच। तो यहाँ पे मैं क्या बनाऊँगा, अपना HSRP बनाऊँगा भाई यहाँ पे। तो VLAN 10 के लिए मे भी ये एक्टिव बनेगा, VLAN 20 के लिए ये एक्टिव बन जाए, 30 के लिए ये, 40 के लिए ये, राइट, ताकि लोड बैलेंसिंग हो जाए मेरी। तो जो गेटवे हमेशा रहेंगे आपके एग्रीगेशन स्विच रहेंगे, क्या रहेंगे, एग्रीगेशन स्विच रहेंगे। तो जितनी लेयर टू टेक्नोलॉजी है वो सारी यहाँ पे डिप्लॉय होगी, ओके, जब भी आप आर्किटेक्चर बनाओगे। और जब आप लेयर 3 पे जाओगे तो या तो इस वाले पोर्ट पे डायरेक्ट IP डाल दो, या फिर यहाँ पे कुछ अलग से VLAN बना दो, लाइक VLAN 11, VLAN 12, उन पे IP दो। और इन इंटरफेस को पर्टिकुलर VLAN का मेंबर बना दो या ट्रंक बनाओ, और उन पे स्पेसिफिक VLAN को क्या कर दो, अलाउ कर दो। नॉर्मली अगर आप देखोगे कि ये मेरा ट्रंक इंटरफेस है तो इस पे सारे के सारे VLAN क्या होते हैं, अलाउड होते हैं, ताकि सारे VLAN का डेटा आ सके और जा सके, राइट। बट अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लेयर टू डोमेन को डिवाइड करता हूँ, तो मैं नहीं चाहूँगा कि अगर यहाँ से कोई बंदा ब्रॉडकास्ट मारे वो मेरे कोर स्विच तक जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहीं पे एग्रीगेशन पे उस चीज़ को रोकना पड़ेगा। तो जो ये वाले इंटरफेस हैं जो अपर स्विचेस से कनेक्टेड होंगे, या तो डायरेक्ट उनको लेयर 3 बना दो, या फिर आप SVI कॉन्फ़िगर करो उनको, और वहाँ पे क्या कर दो, ट्रंक पे अलाउ VLAN लिस्ट को, किसको, अलाउ VLAN लिस्ट को चेंज करो भाई। तो मैं यहाँ पे VLAN 11 बनाऊंगा इस वाले पोर्ट पे और इस पे ही अलाउ करूँगा, ठीक है। और VLAN 12 बनाऊंगा इस पे ही जाएगा। तो जो नीचे वाले सारे VLANs थे वो ऊपर नहीं जा पाएंगे। सिमिलर मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करूँगा, ईजी। अब सिमिलर मैं क्या कर सकता हूँ, कोर स्विच पे भी यहाँ पे VLAN बना सकता हूँ, VLAN 11 एंड 12, तो वो डायरेक्ट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ऐसा फील होगा, और क्या कर लेंगे, नेबरशिप बना लेंगे अपनी, ओके। और उसके बाद इनके बीच में मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ के बीच में लेयर 3 फीचर्स यूज़ करूँगा। मैं राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, OSPF, और मैं BGP भी यूज़ कर सकता हूँ अगर मुझे यूज़ करना बड़ा नेटवर्क है तो। और जो भी मैं पॉलिसीज़ लगाऊंगा, ACL वगैरह लगाऊंगा राउटर पे, मैं वो लगा सकता हूँ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कहाँ पे जाएंगी, कोर से एग्रीगेशन के बीच में जाएंगी। तो ये एक नॉर्मल इंफ्रा होता है। बाद में मेरे फायरवॉल होंगे, यहाँ पे भी मैं राउटिंग कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, या एक डिफ़ॉल्ट राउट डाल दो इनकी साइड में, या स्टैटिक राउट डाल दो, राइट। और यहाँ पे जाके मेरा नेट लगेगा, जो नेट हम कॉन्फ़िगर करते हैं, जो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ होंगी वो लग जाएंगी, और कुछ अगर आपको फीचर यूज़ करने हैं तो वो सारी चीज़ें फायरवॉल पे आएंगी, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेडिशनल था। तो इस ट्रेडिशनल को याद रखना। यहाँ पे हमारा पास क्या है, लेयर 2 फीचर्स भी है। क्या है हमारे पास, लेयर 2 फीचर्स भी हैं, ओके। तो अब हम बात करते हैं ऑटोमेशन की। ऑटोमेशन हम कैसे यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे SDA की, सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस। किसकी बात करेंगे, सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस क्या बोलता है कि आई एम गिविंग यू ए कंट्रोलर। पहला तो ये आपको क्या देगा, कंट्रोलर देगा। कंट्रोलर क्या करेगा, आपके नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करेगा, ठीक है, नेटवर्क का मैनेजमेंट भी देख लेगा, और उसके बाद नेटवर्क की क्या करेगा, ट्रबल शूटिंग भी करेगा। तो ये 3 चीज़ आपका कौन करेगा, कंट्रोलर करेगा। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंट्रोलर, DNA, DNAC भी बोलते हैं उसको, ठीक है। DNAC इज़ क्या बोल, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर सेंटर या कुछ ऐसी होती है भाई, फुल फॉर्म याद नहीं है, वो देख लेना DNAC की फुल फॉर्म क्या होगी। तो DNAC एक कंट्रोलर है जिससे सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर होंगी। तो आपके कुछ नेटवर्क
में डिवाइसेस होंगे दोज आर सपोर्टिंग द डीएनए टेक्नोलॉजी, जो डीएनए को समझेंगे। और वो नॉर्मली कौन से स्विच होते हैं आपके? कैटालिस्ट स्विचेस होते हैं, ठीक है। कैटालिस्ट इज लाइक 9 के, ठीक है। और कौन से भाई? 3 के भी होते हैं, 2 के भी आएंगे कुछ, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट स्विचेस होते हैं। और इसको कुछ सिक्योरिटी डिवाइस भी लगे, क्योंकि आपके नेटवर्क में सिक्योरिटी भी यूज़ करोगे तो सिस्को एक यूज़ करता है आइस, आइडेंटिटी सर्विस इंजन, एज ए सिक्योरिटी अप्लायंस। तो इसको वो यूज़ करेगा AAA के लिए, मतलब ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग, मतलब थोड़ा सिक्योरिटी पार्ट आ गया उसके लिए यूज़ करेगा। एंड सिमिलर इट कैन यूज़ द वायरलेस कंट्रोलर। तो जो आपका WLC था ना, दैट कैन ऑल्सो कनेक्ट विद डीएनए सेंटर। तो डीएनए सेंटर उसको भी ऐड कर लेगा अपने साथ। तो डीएनए सेंटर इन सारी चीज़ों को मैनेज करेगा, स्विचेस को भी मैनेज करेगा आपके नेटवर्क में, जो सिक्योरिटी सॉल्यूशन है उसको भी मैनेज करेगा और वायरलेस को भी मैनेज करेगा। मतलब कंप्लीट आपके लैन नेटवर्क को मैनेज करेगा ये कंट्रोलर। तो एक सिंगल कंट्रोलर होगा आपके पास। क्या होगा? सिंगल कंट्रोलर होगा। इतना समझ में आया? जी सर। ठीक है। अब ये तो सिंगल कंट्रोलर हो गया। अब SDAccess क्या बोलता है कि आपके नेटवर्क में जो डिवाइसेस होंगे कौन से होंगे, मतलब स्विचेस तो वही होंगे ना कैटलिस्ट के, बट उनके कुछ रोल्स बना दिए इसने। क्या बना दिए? रोल्स बना दिए। तो पहला रोल क्या है? एक्सेस स्विच। एक्सेस स्विच मतलब दोज आर यूज्ड टू कनेक्ट द एंड पॉइंट्स। मतलब जो आपके नेटवर्क के एंड पॉइंट होंगे ना, लाइक आपके लैन यूज़र्स हैं, या फिर आपका वाईफाई है, या फिर आपका प्रिंटर है, या फिर आपका लाइक IoT है, मतलब कैमरा मान के चल लो, ठीक है। तो वो सारे कंपोनेंट आपके एक्सेस स्विच से कनेक्ट होंगे। किससे कनेक्ट होंगे गाइस? एक्सेस स्विच से कनेक्ट होंगे। ओके। एन सेकंड यहाँ पे आता है बॉर्डर एंड कंट्रोलर। तो एक होता है कंट्रोलर। कंट्रोलर मतलब मैं SDA की बात नहीं कर रहा। ये कंट्रोलर कौन सा कंट्रोलर? इसको कंट्रोल बोलो, नॉट द कंट्रोलर। अच्छा, कंट्रोल प्लेन के बारे में पता है सभी को? कंट्रोल प्लेन क्या होता है? नो सर। तो कंट्रोल एक स्विच होगा, मतलब जो मेरे स्विच होंगे ना, उन स्विचेस को मैं कुछ रोल डिफाइन करूंगा। जैसे पहला है एक्सेस वाला, कि भाई स्विच, जैसे कौन सा स्विच है? 2 के स्विच है मेरे पास, जो मतलब 200 सीरीज के हैं, 2960 हो गया। तो उस सीरीज के स्विच को बोलूँगा कि मैं तेरे ऊपर एंड यूज़र कनेक्ट होगा, जैसे एक लैपटॉप हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है। तो दूसरा स्विच आएगा मेरे पास, उसको मैं बोलूँगा तू कंट्रोल है। कंट्रोल का मतलब है तू पूरे नेटवर्क का कंट्रोल प्लेन बना के देगा मुझे। देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डेटा प्लेन, दूसरा होता है कंट्रोल प्लेन। डेटा प्लेन एक यूज़र जो डेटा फॉरवर्ड करेगा स्विच के थ्रू इंटरनेट पे। कंट्रोल प्लेन कैसा हो गया? जैसे OSPF नेबरशिप बना रहे हैं दो राउटर या दो स्विच आपस में, राइट। तो जब OSPF का डेटा दो स्विचेस के बीच में एक्सचेंज होगा, ईथर चैनल का डेटा दो स्विचेस के बीच में एक्सचेंज होगा, स्पैनिंग ट्री का होगा, तो जो डेटा आपके सिर्फ नेटवर्क डिवाइस के लिए है, एंड यूज़र के लिए नहीं है। जैसे मैंने बोला कि दो राउटर OSPF नेबरशिप बनाएंगे, तो भाई OSPF डेटा से एक एंड यूज़र को तो कोई लेना देना नहीं है ना। तो वो किसका पार्ट बन गया? कंट्रोल प्लेन का पार्ट बन गया। किसका पार्ट बन गया गाइस? कंट्रोल प्लेन का, ठीक है। और जो डेटा एक यूज़र इंटरनेट सर्विसेज एक्सेस करने के लिए या नेटवर्क सर्विसेज एक्सेस करने के लिए करता है, जैसे उसको कोई सर्वर एक्सेस करना है, कोई एक्सेल फाइल पड़ी सर्वर पे वो एक्सेस करनी है, या फिर उस यूज़र को इंटरनेट ही यूज़ करना है, तो वो डेटा प्लेन का पार्ट बन गया। तो अब यहाँ पे मुझे कंट्रोल प्लेन एक स्विच के हाथ में देना होगा। तो उस स्विच को मैंने नाम दूंगा मैप सर्वर या मैप रिजोल्वर। क्या नाम दूंगा उसको? मैप सर्वर या फिर मैप
रिजॉल्वर। तो यह भी एक स्विच ही होगा। जैसे मैं कौन से स्विच को दे सकता हूँ, नॉर्मली तो 90-100 को ही बना देते हैं अपन भाई, ठीक है। ये काम तुम्हारा ही है, ठीक है। कंट्रोल काम कैसे करेगा बताऊंगा अभी, सिर्फ नाम को समझो कि इस नाम का मतलब क्या है। अगर मैंने किसी को एक्सेस बोला उसका मतलब क्या है कि जहाँ पे एंड यूज़र कनेक्ट होगा। कंट्रोल का मतलब जो कंट्रोल प्लेन बनाएगा, मतलब जो मेरे पूरे नेटवर्क के लिए क्या बना के देगा मुझे, ऐसा समझो ना, राउटिंग टेबल बना के देगा भाई वो। क्योंकि OSPF में जब राउट एक्सचेंज होंगे तो राउटिंग टेबल ही तो बना के देता है। तो सिमिलर ये मेरे पास क्या बना के देगा, राउटिंग टेबल बना के देगा, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात। अब उसके बाद एक थर्ड आता है बॉर्डर। बॉर्डर का मतलब क्या है, विच स्विच gives path to access the external सर्विसेज। मतलब जो आपको आपके नेटवर्क से बाहर लेके जाएगा। जैसे एक फायरवॉल होता है आपको नेटवर्क से बाहर लेके जाता है ना, तो सिमिलर एक ऐसा स्विच होगा जो मुझे बॉर्डर स्विच बनाना पड़ेगा। तो वो बॉर्डर स्विच आपको बाहर के नेटवर्क से जोड़ेगा, या तो किसी दूसरे नेटवर्क से लाइक डेटा सेंटर, या फिर इंटरनेट से। तो वो काम किसका रहेगा, बॉर्डर डिवाइस करेगा। किसका रहेगा, बॉर्डर डिवाइस करेगा। तो ये 3 पॉइंट क्लियर है यहाँ तक गाइस, यहाँ तक कोई डाउट है? नो डाउट सर। ठीक है भाई। कंट्रोल एक्सेस बॉर्डर। हाँ ठीक है। तो अब रुक जाओ, हम क्या करते हैं, बट सर अपने लैन नेटवर्क से मतलब एक्सटर्नल नेटवर्क से जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसमें हम स्विचेस यूज नहीं करते हैं, तो फायरवॉल से भी होता है। देखो ये SD एक्सेस है, मतलब मुझे बताना पड़ेगा कि तुम्हारा SD एक्सेस नेटवर्क कितना है, और उसके बाद फायरवॉल को ट्रैफिक देना है या आगे किसी और को ट्रैफिक अच्छा। देना है, वो अलग चीज़ है। ओके ओके। क्योंकि यहाँ पे आप बताओगे ना कि SD एक्सेस को तुम्हारे अंडर इतने ही डिवाइस थे, इसके बाद तुम बाहर जा सकते हो। मतलब बाहर इन द सेंस कि एक फायरवॉल के पास जा सकते हो, या फिर कोई और डिवाइस है उसके पास जा सकते हो। तो उस चीज़ की बात कर रहे थे हम। ठीक है। देखो यार, अब यहाँ पे एक ये छोटा सा डायग्राम है हमारे पास इस चीज़ को समझने के लिए। एक मिनट देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हमारा पॉलिसी के लिए किस कौन है, ये सिस्को आइस है, ठीक है। ऑटोमेशन मतलब जो हमारा पूरा ये ऑटोमेशन कर रहा है DNA। इंश्योरेंस मतलब जो काइंड ऑफ मॉनिटरिंग करेगा, एश्योर करेगा नेटवर्क के बारे में। और यह आइकन उसने किसको रिप्रेजेंट करने के लिए दिया, DNAC को रिप्रेजेंट करने के लिए दिया। अब उसने यहाँ पे ये वाले आपके कौन से स्विच है, इन स्विचेस को आप समझो एक्सेस स्विच, ठीक है। ये एक स्विच आपका दैट इज C स्टैंड फॉर कंट्रोल, कि ये मेरा कंट्रोल स्विच है। और ये दोनों मेरे कौन से बॉर्डर स्विच हैं, ठीक है। और ये कौन है मेरा, ये मेरा WLC है यहाँ पे। तो ये सारे नेटवर्क कंपोनेंट है।
अब उसके बीच में भी कुछ आपके नेटवर्क डिवाइस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। लाइक उन्होंने बोला कि आपका जो नेटवर्क होगा वो दो तरीके का होगा, दो तरीके का नेटवर्क होगा। दो तरीके का कैसे, कि जो एस डी एक्सेस में है, जैसे मैंने बोला कि ये मेरा डीएनए कंट्रोलर है यहाँ पे, ठीक है। तो डीएनए कंट्रोलर में भी किसी एक स्विच से कनेक्ट है, ऐसे स्विच 1, या आगे किसी और स्विच से कनेक्टेड है स्विच 2, या आगे किसी और स्विच से कनेक्टेड है स्विच 3, और यहाँ पे आपके वो एक्चुअल स्विचेस कनेक्ट है जहाँ पे एंड यूज़र कनेक्ट होंगे, ओके। तो ये ऐसे कुछ कनेक्टेड है। तो अब उन्होंने बोला कि मुझे तो एस डी इन पे ही यूज़ करना है, मुझे इन बीच वालों से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, मेरा इतना काम है कि ये नेटवर्क कनेक्टिविटी बना के दे मेरे को। क्या बना के दे? नेटवर्क कनेक्टिविटी, कि डीएनए सेंटर इनको रीच कर पाए, डीएनए सेंटर इनको रीच कर पाए, राइट। तो इनको नॉर्मली क्या करना पड़ेगा, या तो मैं इनको बीच वाले तीनों स्विच को कैसे यूज़ करूँ, एज ए लेयर 2 यूज़ करूँ। लेयर 2 वही मेरा स्पैनिंग ट्री चलेगा, वही ईथर चैनल होगा, वही वीलैन बनेगा, और वही आपका क्या होगा, ट्रंक एक्सेस होगा। बट जब भी आप लेयर 2 की बात करोगे तो लेयर 2 ऑप्टिमाइज होने में टाइम लेता है, तो लेयर 2 इज़ ए स्लो नेटवर्क ऑलवेज, क्योंकि अगर एसटीपी में कोई दिक्कत आ गई ना तो वो कन्वर्जन में कितने सेकंड लेता है, 30 सेकंड लेता है एक पोर्ट एसटीपी का। अगर आपको याद हो 30 सेकंड लेता है ना लर्निंग एंड उसमें लिसनिंग में, तभी वो फॉरवर्डिंग में आता है। तो हमेशा हमें सजेस्ट किया जाता है यू शुड यूज़ ए नेटवर्क। तो जो इस वाले नेटवर्क को उन्होंने नाम दिया है, क्या नाम दिया इसको, अंडरले। क्या नाम दिया इसको गाइस, अंडरले नेटवर्क। अंडरले का मतलब जो डीएनए सेंटर और उसके स्विच की कनेक्टिविटी बना के देगा। तो ये 3 स्विच मेरे क्या है यहाँ पे, दोज आर कॉल्ड एज अंडरले डिवाइसेस। तो ये मेरा क्या बना रहे हैं, अंडरले नेटवर्क बना रहे हैं। तो अंडरले नेटवर्क हमेशा मैं कैसा यूज़ करना, लेयर 3। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर सकता हूँ, OSPF, BGP या फिर ISI प्रोटोकॉल। तो ये 3 प्रोटोकॉल में से इन तीनों स्विच के बीच में मैं यूज़ कर सकता हूँ, ताकि वो फास्ट फॉरवर्डिंग और कम्युनिकेशन दे मुझे, ओके। इतना समझ में आया? यस सर। हेलो, हाँ सर। ओके। नाउ जो हमारे स्विच और डीएनए सेंटर का कम्युनिकेशन रहेगा, इनका कम्युनिकेशन रहेगा, दैट इज नोन एज ओवरले। मतलब ओवरले अंडरले के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस नेटवर्क टोपोलॉजी में अगर आप बात करोगे तो ये वाले स्विच, ये मेरे एग्जैक्ट स्विच हैं, और ये मेरे वो स्विच है जिनको डीएनए सेंटर यूज़ करने वाला है। तो लाइक इनकी कनेक्टिविटी बनेगी किसके साथ, डीएनए सेंटर के साथ, ऐसे, राइट। बट बीच में इनकी फिजिकल कनेक्टिविटी तो कुछ ऐसी होगी ना यहाँ पे, क्योंकि फिजिकली तो वायर तो कनेक्ट होगी ना एटलीस्ट। तो ये ऐसे कनेक्ट होंगे, ऐसे कनेक्ट होंगे ना, ठीक है। तो इनकी कनेक्टिविटी करने के लिए मतलब इस एक नेटवर्क के अंदर मुझे नीचे भी एक राउटिंग प्रोटोकॉल चलाना पड़ेगा। तो वो राउटिंग प्रोटोकॉल किसके अंडर आएगा, हमेशा अंडरले का पार्ट बनेगा। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली अगर मुझे IS नहीं आता तो मैं OSPF चला देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन स्विचेस पे भी OSPF चलेगा, इन 6 के 6 स्विचेस पे, इन तीनों स्विच पे और इन चारों स्विच पे। तो सब पे मुझे क्या चलाना पड़ेगा, यहाँ पे OSPF प्रोटोकॉल चलाना पड़ेगा। ये अंडरले का पार्ट था। अब OSPF चलाने से क्या होगा, डीएनए सेंटर की रीचेबिलिटी, किसकी रीचेबिलिटी, डीएनए सेंटर की रीचेबिलिटी इन तक बन जाएगी। क्योंकि अगर इसके पास डीएनए सेंटर का राउट आ रहा है तो ये इजीली उसको पिंग कर पाएगा ना, पिंग कर पाएगा। तो एक बार इनकी रीचेबिलिटी बन गई तो फिर डीएनए सेंटर पे मुझे क्या करना, सारे डिवाइस को ऑनबोर्ड करवाना है। क्या करवाना है, उनको ऑनबोर्ड करवाना है। तो जब इन सारे स्विचेस को और इन स्विचेस को मैं यहाँ ऑनबोर्ड करवा दूंगा, देन आई कैन गिव देम रोल, कि तुम्हारा रोल बॉर्डर है, तुम्हारा बॉर्डर है, तुम सेंटर हो, सेंटर नहीं सॉरी कंट्रोल हो, और तुम क्या हो, एक्सेस हो। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन मैं किससे करूँगा, इस डीएनए सेंटर से करूँगा, किन डिवाइसेस पे, इन वाले डिवाइसेस पे। और ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हमेशा कौन करके देता है आपका, कौन पास करेगा डेटा स्विचेस और डीएनए सेंटर के बीच में,
API, एप्लीकेशन प्रोग्रामेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पता नहीं कुछ ऐसा ही नाम है इसका भी API का, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। मतलब API क्या होता है, अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं, API एक प्रोटोकॉल होता है। नॉर्मली आपको नाम सुनाई देगा एक प्रोटोकॉल का, दैट इज रेस्टफुल API। तो ये रेस्टफुल काम किस पे करता है, ये काम करता है HTTPS पे। किस पे काम करता है, HTTPS पे। तो ये वाला API आपका HTTP के फीचर यूज़ करके कम्युनिकेशन करता है इन दोनों के बीच में। मतलब API का क्या काम होता है, दो सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन करवा के देना। मान के चलो एक गूगल मैप है और दूसरा स्विगी है। तो जब स्विगी के बंदे को डिलीवर करना हो ना कहीं पे भी कोई भी ऑर्डर, तो स्विगी के पास अपना मैप नहीं है भाई कि वो हर दुनिया के हर कोने में जाएगा, देखेगा कौन सी गली कहाँ पे है। नहीं, वो बोलेगा कि मैं गूगल मैप को कॉल करवा लूँगा अपने API में कि जब भी आप स्विगी के पास जाओगे, आप अपना एड्रेस डालोगे और जो रेस्टोरेंट का एड्रेस होगा, तो वहाँ से जब बंदा ऑर्डर उठाता है आपके घर के लिए निकलेगा, वो स्विगी से मैप पे शिफ्ट करता है, इस वाले मैप पे, गूगल मैप पे। तो स्विगी एक दूसरी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है अपने काम के लिए। तो उन दोनों के बीच में जो डेटा पास करवा के देगा, कौन देगा, API देगा। तो सिमिलर नेटवर्क के लिए भी उन्होंने API यूज़ किया कि भाई ये भी तो एक सॉफ्टवेयर है, DNA सेंटर सॉफ्टवेयर ही है ना एक तरीके से, इसके अंदर जो रन कर रहा है। और स्विच के अंदर भी क्या रन कर रहा है, सॉफ्टवेयर। तो एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर को डेटा देगा, किसकी हेल्प से, API की हेल्प से। किसकी हेल्प से, API की हेल्प से। तो ऐसे इनके बीच में कम्युनिकेशन होता है और इस डिवाइस से आप इनको मैनेज करोगे, कॉन्फ़िगर करोगे और क्या करोगे, ट्रबल शूट करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से होगी, DNA सेंटर से होगी, ठीक है। तो सिमिलर जो आपका ये पॉलिसी वाला जो है, सिक्योरिटी वाला है, एश्योरेंस ऑटोमेशन वाला है, तो ये इसी के पार्ट बन जाते हैं एक तरीके से। WLC भी इसी के अंडर आ जाएगा। तो सारा कम्युनिकेशन किसके थ्रू होगा, API के थ्रू होगा गाइस। किसके थ्रू होगा, API के थ्रू होगा। एनी डाउट? नहीं है। मतलब थोड़ा सी एक अजीब चीज़ है ये, पहली बार सुनी होगी, बट ये मान लो कि जो काम आप करते थे ना, मतलब अब इन 6 स्विच को आपको कॉन्फ़िगर नहीं करना जाके। अगर कल को कोई यूज़र यहाँ पे ऐड होगा तो उस इंटरफेस को मुझे कॉन्फ़िगर करना है, तो वो सारा काम मैं किसको दे दूँगा, इस DNAC को दूंगा। तो एक बंदा क्या करेगा, इसको लॉगिन करेगा GUI के थ्रू और खटाखट जाके उस इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर देगा। तो ये क्या हो गया, आपका सेंटर हो गया। तो सेंटर से आप 1000 डिवाइस, 10,000 डिवाइस, 1,00,000 डिवाइस, सबको क्या कर लोगे, मैनेज कर लोगे भाई, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका ऑटोमेशन। ये क्या है, ऑटोमेशन। तो सिमिलर ऑटोमेशन आपको वैन नेटवर्क में भी मिलेगा, बट यहाँ पे एक कंट्रोलर है। वैन नेटवर्क में आपके 3 कंट्रोलर आ जाते हैं। कितने कंट्रोलर आएंगे, 3 कंट्रोलर आएंगे। इतना क्लियर है यहाँ तक? जी सर। ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया मैं वैन का भी देता हूँ। वैन के बारे में इतना नहीं दे रखा है CCNA में, बट आई विल गिव यू आइडिया। जो SD वैन होता है, SD वैन सिस्को का भी है, वर्सा SD वैन भी है, फोर्टीनेट का भी अपना SD वैन है। बट सिस्को का SD वैन फोर्टीनेट SD वैन से बहुत बहुत अलग है भाई, और वर्सा से भी अलग है वो। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन मतलब डिफरेंट होगा या फिर ऐसा कुछ सेम ही रहेगा? क्या होगा इसका, तो सिस्को जैसे आपने बोला कि दोनों में सिस्को और फोर्टनेट के जो SD-WAN है दोनों में डिफरेंस आता है। हाँ तो मतलब इनके कॉन्फ़िगरेशन वगैरह में भी ज़्यादा मतलब मेजर डिफरेंस होगा क्या? देखो, इनकी जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी डिफरेंस होता है, कॉन्फ़िगरेशन में भी डिफरेंस होगा। जो फोर्टीनेट का SD वैन है, मैं आपको समझाता हूँ वो क्या, एक आइडिया दूंगा और फिर इसका SD वैन समझाता हूँ, आपको खुद पता चलेगा। फोर्टीनेट SD वैन के नाम पे सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहा है और एक सॉल्यूशन बेच रहा है। देखो, बात करते हैं सबसे पहले फोर्टीनेट SD वैन की, जो आपके प्रोजेक्ट में भी है, ठीक है। तो SD वैन का मतलब क्या होता है, पहले वो जान लो थोड़ा सा। SD वैन क्या होता है, SLA होता है। SLA क्या होता है,
सर्विस लेवल एग्रीमेंट, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। अगर मैं इसको कॉमन भाषा में समझाऊं, ऐसा मान के चलो ये एक फायरवॉल है, ठीक है, इसके पास क्या है, 2 ISP हैं, ISP1, ISP2, ठीक है। तो ये 2 ISP है और ये इसका लैन नेटवर्क हो गया। तो अब यहाँ से भी इंटरनेट आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, मतलब फायरवॉल के पास दोनों ऑप्शन है जाने के लिए। तो अब मैं क्या करूँ, मैं जो ट्रेडिशनल में मैं क्या करता था, एक को प्राइमरी बना लेता था, एक को सेकेंडरी बना लेता था। तो इससे होता क्या था, सारा ट्रैफिक किससे जाता था, जब ये लिंक आपका क्या हो जाए, डाउन हो जाए, तो सारा ट्रैफिक इससे जाएगा, लिंक डाउन हो जाए, ठीक है। मैंने बोला कि लिंक आपका डाउन हो जाए, बट आज की डेट में लिंक डाउन नहीं होता भाई। आज की डेट में मतलब आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरनेट से एक्सेस करते हो। क्या करते हो, इंटरनेट से एक्सेस करते हो। जैसे ऑफिस 365 के बारे में अगर आपने सुना हो, मतलब ये क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन ही होगी जो आप अपने यहाँ पे लैपटॉप में एक्सेस कर सकते हो, जो किसी के डेटा सेंटर में पड़ी होगी वहीं पे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर में होगी, ठीक है। और दूसरा, आप लाइक कोई भी एप्लीकेशन है आज के टाइम में, यूट्यूब एक्सेस करना है, इंस्टा एक्सेस करना है, या फिर आपको कोई और सर्विस यूज़ करनी है, तो इन सारी सर्विसेज के लिए आप किसके ऊपर रिलायबल हो आज के टाइम में, इंटरनेट। मतलब आपका जो यूज़र है लैन में, उसको इंटरनेट चाहिए हर हाल में, अगर इन सर्विसेज का एक्सेस आपको उसको देना है। मे बी मार्केटिंग वाले बंदे को यूट्यूब भी चाहिए, फेसबुक भी चाहिए, इंस्टा भी चाहिए, सारा चाहिए ना उसको, तो ठीक है। और कोई भाई अकाउंट का बंदा है, उसको ऑफिस 365 का एक्सेस चाहिए। तो मतलब आज के टाइम में सारा डेटा आपके लैन से बाहर जा रहा है, और पहले क्या होता था, सारा डेटा आपका लैन में घूमता था, नॉर्मल इंटरनेट एक्सेस के लिए जाता था। बट अब सारा सोल्यूशन आपका इंटरनेट पे है, जितना भी आप खरीद रहे हो, तो उसके लिए ISP1 या ISP2 से जाएगा डेटा। तो अब यहाँ पे बात लिंक डाउन की नहीं है, ना प्राइमरी सेकेंडरी की है। मैं कह रहा हूँ कि मेरा कौन सा लिंक कितना रिलायबल है। रिलायबल का मतलब है, एक तो अप टाइम कितना दे रहा है कि वो लिंक अप कितना है, डाउन नहीं जा रहा मेरे लिए। दूसरा, वो स्पीड कैसी दे रहा है। तीसरा, उस पर डिले कितना आ रहा है, और उस पर लेटेंसी कितनी आ रही है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, तो मैंने बोला कि अगर सारा डेटा मैं इस वाले लिंक से निकाल लूँगा बाहर, तो टाइम के साथ इस पर डिले भी आएगा, लेटेंसी भी आएगा, और स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। तो मैंने बोला कि भाई अब लिंक तो डाउन जाएगा नहीं, बट ये मेरा क्या था, ये 1 गिग का लिंक ले रखा मैंने, और ये 500 Mbps का ले रखा है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि अगर इस पे ट्रैफिक का लोड बढ़े, ऑटोमेटिकली कुछ ट्रैफिक यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, और वो कौन करके देगा, मेरा SLA करके देगा भाई। SLA क्या करता है, SLA लेटेंसी और डिले पे काम करता है। तो वो एक लिंक की हेल्थ को चेक करेगा, उस हेल्थ पे चेक करने के लिए क्या करता है, वो फ्रीक्वेंट पैकेट भेजता रहेगा इस लिंक से, और वो पैकेट इसके पास वापस आएंगे, तो उन वापस आने वाले पैकेट से मॉनिटर करेगा इस वाले लिंक की हेल्थ, कि भाई लिंक पे डिले कितना जा रहा है, लेटेंसी कितनी जा रही है, और स्पीड कितनी है इस टाइम पे। तो उन सारी चीज़ों से पता चलेगा कि SLA मेरा ठीक है या नहीं है। तो जैसे लेटेंसी ज़्यादा बढ़ गई, डिले ज़्यादा बढ़ा, तो SLA मेरा क्या हो जाएगा, ब्रीच होगा। तो SLA ब्रीच होगा, ऑटोमेटिकली मेरा फायरवॉल यहाँ पे डेटा सेंड करना देगा, सेंड करना स्टार्ट कर देगा। तो ये SLA की हेल्प से होता है। SLA ट्रेडिशनल नेटवर्क में भी था, बट वहाँ पे आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती थी, CLI के थ्रू मैनुअल होती थी। तो फोर्टीनेट क्या कह रहा है, SLA वाला फीचर मैं अपने SD-WAN में दूंगा आपको, कि सेम चीज़ आप अपने कंट्रोलर के थ्रू अचीव करोगे। किसके थ्रू अचीव करोगे, कंट्रोलर। तो इसने बोला कि ये तो हो गया मेरा फायरवॉल, ठीक है, जो ISP से कनेक्ट होगा 1 और 2 से। ये लैन नेटवर्क हो गया। लैन नेटवर्क में या किसी के डेटा सेंटर में आप क्या करो, एक तो 40 मैनेजर डाल लो, दूसरा 40 एनालाइज़र डाल लो। मैनेजर क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन कर देगा, मैनेजमेंट कर देगा। एनालाइज़र क्या करेगा, एनालाइज करेगा आपके नेटवर्क को, और आपको रिपोर्ट्स बना के देगा। तो ये जो एनालाइज़र है ना, SLA को एनालाइज करेगा, और इस मैनेजर से आप इस पर क्या कॉन्फ़िगर करोगे, SLA कॉन्फ़िगर करोगे। तो ये उसका SD-WAN है भाई। उसने क्या किया, फायरवॉल यूज़ किए अपने जो पहले भी थे, उसके साथ 2 बॉक्स और डाल दिए, और उनके काम को थोड़ा सा ऑटोमेट कर दिया। जैसे फायरवॉल को 40 मैनेजर से कॉन्फ़िगर कर लोगे,
मैनेज कर लोगे, ट्रबल शूट कर लोगे, कॉन्फ़िगर कर लोगे। और जो आपको रिपोर्ट निकालनी है, एक लिंक पे स्पीड कितनी है, लेटेंसी कितनी है, एसएलए ब्रीच हुआ या नहीं हुआ, एसएलए का ऑटोमेटिक ट्रैफिक आपका शिफ्ट हो गया, तो वो सारी चीज़ें एनालाइजर से चली जाएंगी। तो उसको उसने क्या बोल दिया, एसडी वैन बोल दिया। उसको क्या बोल दिया उसने, एसडी वैन का नाम दे दिया। सिमिलर एसएलए के बेस पे सिस्को का सॉल्यूशन भी काम करता है, बट सिस्को के सॉल्यूशन में कुछ अलग कंट्रोलर आएंगे, अलग फीचर्स आएंगे, अलग टेक्नोलॉजी आएगी। तो वो आपको मिलेगी किसके साथ, वो सिस्को के एसडी वैन के साथ मिलेगी आपको। यहाँ तक क्लियर है गाइज आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो थोड़ा सा सिस्को का एसडी वैन समझ लेते हैं हल्का सा। एक मिनट यार, मैं क्या करता हूँ, कुछ ढूंढ लेते हैं। ठीक है, ये विजिबल है ना? देखो, पहले बात करते हैं सिस्को के एसडी वैन सॉल्यूशन में कंट्रोलर कौन से हैं यहाँ पे। तो हमारे पास कौन से कंट्रोलर है, 3 कंट्रोलर है यहाँ पे, वी मैनेज, वी बॉन्ड और वी स्मार्ट। तो ये आपके 3 कंट्रोलर हैं, ठीक है। मतलब जैसे आपका डीएनए था, डीएनए सेंटर, वो सिंगल कंट्रोलर था एसडी एक्सेस के केस में। अब यहाँ पे एसडी वैन में हमारे पास 3 कंट्रोलर है। पहला है वी मैनेज। वी मैनेज का यूज़ होगा मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का मतलब अगर मुझे कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है, और कल को कुछ मैनेजमेंट करना है या फिर ट्रबल शूट करना है, ये सारी चीज़ मैं इस कंट्रोलर से करूँगा, ठीक है। वी जो आपका वी स्मार्ट है, ये वाला कंट्रोलर है। वी स्मार्ट आपका कंट्रोल प्लेन के लिए, जैसे आपका डीएनए सेंटर में था, तो ये आपके पूरे नेटवर्क का कंट्रोल प्लेन बना के देगा, ठीक है। मतलब बेस्ट राउट कौन सा है, बेस्ट पाथ कौन सा है, तो वो सारी चीज़ें ये बना के देगा। तो इसको हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ एसडी वैन। तो ये एसडी वैन का ब्रेन रहेगा आपका, ठीक है। ऑर्केस्ट्रेशन प्लेन का मतलब क्या होता है, ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, ये नेटवर्क में करेगा ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन किसकी, मैंने बोला कि मेरा ये एसडी वैन सॉल्यूशन है, सिस्को का एक नया राउटर आया नेटवर्क में, ये ऐड होना चाह रहा है। तो जब भी कोई एक नया डिवाइस नेटवर्क में ऐड होने जाएगा तो पहले उसको ऑथेंटिकेट किया जाएगा भाई। पहले क्या किया जाएगा, उसको ऑथेंटिकेट किया जाएगा। तो जैसे ये वाला राउटर है, तो इसको कौन से पैरामीटर पे ऑथेंटिकेट करेगा ये, कि भाई तेरा सीरियल नंबर मेरे पास होना चाहिए, और एक ऑर्गेनाइजेशन नेम इनको दिया जाएगा सबको। यहाँ पे भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और यहाँ पे भी कॉन्फ़िगर होगा, जो आपकी कंपनी का नाम हो सकता है, तो वो मैच होना चाहिए। और कुछ डिजिटल सर्टिफिकेट्स होते हैं भाई, अगर आपने नाम सुना हो, तो वो डिजिटल सर्टिफिकेट्स भी दोनों के मैच होने चाहिए। तो तभी ये आपकी ऑथेंटिकेशन को सक्सेसफुल मानेगा और आपको वी मैनेज से और वी स्मार्ट से कनेक्ट करवा के देगा, ठीक है। तो दैट इज़ द टास्क ऑफ ऑथेंटिकेशन, दैट इज़ ऑर्केस्ट्रेशन प्लेन, ठीक है। अब बात आती है डेटा प्लेन की, मतलब यूज़र के डेटा के लिए ये वाले राउटर होंगे आपके पास, दैट इज़ वी एज राउटर और सी एज राउटर। सी एज मतलब सिस्को, वी एज का मतलब विपटेला, क्योंकि जो ये पूरा सॉल्यूशन है ना,
विप्टेला सॉल्यूशन है, तो विप्टेला को बाद में किसने खरीद लिया, सिस्को ने खरीद लिया। तो अब ये सिस्को का सॉल्यूशन है बट इसमें विप्टेला की डिवाइस है। वी मैनेज मीन्स विप्टेला मैनेजमेंट, वी स्मार्ट विप्टेला वी स्मार्ट, एंड वी बॉन्ड इज विप्टेला बॉन्ड डिवाइस, राइट। तो सिमिलर विप्टेला के राउटर भी है उसके पास, दैट इज वी एज मतलब एज राउटर होते हैं जो आपके। तो सिस्को के राउटर भी अब सपोर्टेबल है, दैट इज सी एस। बट कुछ स्पेसिफिक सीरीज राउटर ही आपको देखने को मिलेंगे कि कौन सी सीरीज ऑफ राउटर आपके सपोर्टेबल है SD-WAN सॉल्यूशन के साथ। कोई भी रैंडम राउटर आप उसको इनके साथ कनेक्ट नहीं करवा सकते, ठीक है। तो जितनी भी सारी कॉन्फ़िगरेशन होगी आपकी कहाँ से होगी, इस वाले डिवाइस से होगी। तो जो आपको GUI लेना इस डिवाइस का लेना पड़ेगा। अगर आपको कुछ चेक करना है तो इस डिवाइस के साथ एक सॉल्यूशन आएगा, बट यू नीड ए लाइसेंस। तो उस लाइसेंस के साथ आपको विप्टेला एनालिस्टिक मिलेगा। एनालिस्टिक इज़ लाइक वही रिपोर्टिंग निकालने के लिए यूज़ करोगे आप, ठीक है। तो वही सेम सॉल्यूशन है ये। तो आपकी अगर मल्टीपल साइट होगी ना, तो जैसे आपकी 10 साइट है तो उन 10 साइट को आप मे बी डेटा सेंटर के साथ कनेक्ट कर रहे हो, तो डेटा सेंटर में आपका पूरा सॉल्यूशन होगा ये। तो डेटा सेंटर और साइट की कनेक्टिविटी थ्रू MPLS हो सकती है, इंटरनेट के साथ हो सकती है, 4G और 5G के साथ भी हो सकती है। तो जब ये आपके रीचेबल होंगे डेटा सेंटर के साथ इन कंट्रोलर पे, तब आप इनको क्या करोगे, सिमिलर ऑन बोर्ड करोगे। तो रेस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन सारी यहाँ से होगी, बट इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन आपको डायरेक्ट यहाँ पे किसके थ्रू करनी पड़ेगी, CLI के थ्रू करनी पड़ेगी। तो SD-WAN का पूरा एक कोर्स होता है जो आपको मिलता है CCI में विद प्रैक्टिकल। CCNP में भी कोई प्रैक्टिकल नहीं है वैसे, इसका सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन ही कवर किया जाता है मोस्टली। तो और अगर आपको पूरा अलग से सॉल्यूशन जानना है SD-WAN का, तो उसके लिए एक अलग से कोर्स होता है, वो CCNP का ही पार्ट होता है, दैट इज़ SD-WAN। तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये भी वैसा ही सॉल्यूशन है आपका, मतलब एक तरीके से ऑटोमेशन में क्या बोल रहे हैं कि भाई आप सारा काम क्या कर दो, एक सेंटर डिवाइस से कंट्रोल करो। आपको 1 बाय 1 कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है ट्रेडिशनल में, उनके कंट्रोल प्लेन को एक सेंटर डिवाइस से मैनेज कर दो। और जो भी आपके नेटवर्क में डिवाइस आएगा कल को, उसको ऑथेंटिकेट करो पहले, फिर उसको नेटवर्क में लेके आओ। तो उन सारी चीज़ों को ऑटोमेशन का नाम दे दिया उन्होंने। किसका नाम दे दिया, ऑटोमेशन का नाम दे दिया गाइस। तो यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों का गाइस? जी सर नहीं। अब ये तो ठीक है, मैंने बोला कि आप GUI से मैनेज करोगे इस डिवाइस को, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं थोड़ा सा और ऑटोमेशन पे चला जाऊँ आगे। इसके बारे में पता है सभी को, स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग में मैं बात किसकी करता हूँ, लैंग्वेज की, जैसे पाइथन होगी, C++ होगी, ठीक है, जावा होगी। तो ये क्या रही, सारी की सारी लैंग्वेज है जो एक किसको आती है, कोडर को आती है, ठीक है भाई। तो आप सेम नेटवर्क डिवाइस को स्क्रिप्टिंग के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। कैसे, मैंने बोला कि भाई आपको 50 राउटर कॉन्फ़िगर करने हैं, तो आप वो सेम चीज़ स्क्रिप्टिंग से भी कर सकते हो। स्क्रिप्टिंग से भी मैं एक राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, एक पाइथन का कोड बना दूँगा। पाइथन का कोड बना के मैं उसके साथ कुछ लाइब्रेरीज़ यूज़ करूँगा। लाइब्रेरीज़ का मतलब यार, जैसे अगर आपने नाम सुना हो नेटमिको, ठीक है, नेटमिको यूज़ कर सकता हूँ मैं। तो नेटमिको किस पे काम करता है, आई थिंक SSH पे काम करता है, SSH प्रोटोकॉल। तो अगर मेरे पास एक राउटर है यहाँ पे R1, तो R1 पे मैं क्या करूँगा, SSH इनेबल करूँगा। तो क्या करूँगा, मैं अपने लैपटॉप में कोड बनाऊँगा, अपने लैपटॉप से नेटमिको के थ्रू इस पर कोड पुश कर दूँगा। तो ये एक स्क्रिप्टिंग होगी मेरे लिए। बट नेटवर्क में इस स्क्रिप्टिंग को आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि स्क्रिप्टिंग के लिए आपको क्या आनी चाहिए, लैंग्वेज आनी चाहिए भाई। अब मैं तो नेटवर्क इंजीनियर हूँ, मेरे को नहीं आती पाइथन, मेरे को क्या नहीं आती, पाइथन नहीं आती। तो मेरे पास कुछ टूल्स आएंगे, क्या आएंगे, कुछ टूल्स। तो टूल्स का जैसे एक टूल है मेरे पास, पोस्टमैन, अगर आपने नाम सुना हो तो पोस्टमैन एक टूल है। तो पोस्टमैन बैकग्राउंड पे मेरे लिए क्या करके देगा, स्क्रिप्टिंग करके देगा, ठीक है। स्क्रिप्टिंग में क्या होगा, पूरा कोड होगा। तो पोस्टमैन के थ्रू मैं अपने नेटवर्क डिवाइस पे क्या करूँगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या कर दूँगा,
पुश कर सकता हूँ, पैच कर सकता हूँ, और क्या होता है यार, पुश पैच पुट होता है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन डिवाइस पे कर सकता हूँ और उसे ले भी सकता हूँ। तो ये कॉन्फ़िगरेशन मैं एक राउटर पे कर सकता हूँ और डीनैक पे कर सकता हूँ, और किस पे कर सकता हूँ, वी मैनेज पे कर सकता हूँ भाई, ठीक है। तो पोस्टमैन एक टूल है, तो पोस्टमैन का भी अपना क्या है, GUI है। तो मतलब बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन में डीनैक पे करने जाऊँगा तो उसके GUI में भी मुझे टाइम लगेगा। अगर आप चाह रहे हो कि आप डीनैक पे डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ना करो तो आपको क्या करना है, थर्ड पार्टी टूल पे जाना है। जैसे पोस्टमैन हो गया, पोस्टमैन के GUI पे जाओगे, कुछ कुछ क्लिक करोगे तो उससे एक स्क्रिप्ट बनेगी, और वो स्क्रिप्ट आप किस पे डाल दोगे, कंट्रोलर पे, और कंट्रोलर वो स्क्रिप्ट किस पे डाल देगा, नेटवर्क डिवाइस पे डाल देगा भाई। मतलब आपके काम को और इजी कर देगा। तो ऐसे आप स्क्रिप्टिंग यूज़ करोगे, बिना जाने स्क्रिप्टिंग पोस्टमैन आपके लिए स्क्रिप्टिंग करके देगा। बट उसके लिए बहुत सारी चीज़ें यार जाननी पड़ती हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने करके देखा था, पोस्टमैन के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, बट यार थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा आपको। तो पोस्टमैन ये वाला डिवाइस है, मतलब एक टूल है, आप यूज़ कर सकते हो। तो कुछ इमेजेस दिखा सकता हूँ मैं इसकी, जैसे ये वाली सही है। देखो, तो यहाँ पे आपको API ही कॉल करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, जैसे कलेक्शन में जाओगे, अब बहुत सारे API बना सकते हो। API बनता किससे है, जैसे आपका ये वाला बन गया, जैसे ये देखो यहाँ पे पहला तो आपको एक URL बनाना पड़ेगा। गेट का मतलब मैं कॉन्फ़िगरेशन लेना चाह रहा हूँ सामने वाले से, तो एक API बनाऊंगा, https api.notation.com, जो भी मेरा API होगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे मेरे पैरामीटर में मैं कुछ की वैल्यू डाल दूंगा, ठीक है। ऑथेंटिकेशन में मुझे पासवर्ड डालने पड़ेंगे मेरे सामने वाले डिवाइस के, ठीक है। बॉडी के अंदर मुझे कुछ और चीज़ें डालनी पड़ेगी। तो जब सामने वाले से मैं डेटा ले रहा हूँ ना, जैसे गेट का मतलब मैंने डेटा लिया सामने वाले से database.id करके, जो भी सामने वाले डिवाइस का डेटा था, ठीक है। तो जब उस डेटा को लूँगा तो आपको बॉडी में वो डेटा मिलेगा। तो ये डेटा आपको दो फॉर्मेट में मिलेगा यहाँ पे। इसके लिए भी आपको लैंग्वेज थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए। जैसे जो आपको सामने वाले से डिवाइस से डेटा लिया, जैसे मेरा राउटर है, मैंने बोला राउटर से डेटा फैच कर लेता हूँ, और वो डेटा मुझे किस पे देखने को मिलेगा, पोस्टमैन पे। तो पोस्टमैन वो डेटा आपको दो लैंग्वेज में दिखाएगा, जैसन में या फिर HTML में और XML में दिखाता शायद, हाँ HTML और XML में दिखा सकता है। तो ये पब्लिशर है, पब्लिशर की एक आईडी है। तो ये फॉर्मेट है जैसन लैंग्वेज का, जो आपको थोड़ा सा आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए, ताकि आप इजीली समझ पाओ कि आईडी क्या है, नेम का मतलब क्या, टाइप क्या है, सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन के अंदर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन के अंदर आईडी क्या है, और उस आईडी के अंदर नाम क्या है, कलर क्या है, वो सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें आपको कहाँ से पता चलेगी, इससे पता चलेगी। और इसने तो बहुत कुछ दिखा दिया वैसे, और यहाँ पे भी कुछ है, वही है, ऑथराइजेशन हो रहा है इसका। यार लैपटॉप, पुराने लैपटॉप में थी मेरे पास चीज़ें, अब तो लैपटॉप ही गायब हो चुका है। हाँ वेट ए मिनट, ये क्या है, मतलब ऐसा एक पोस्टमैन टूल है जो आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। बट ये भी बहुत एडवांस लेवल पे जाके चीज़ें होंगी। मतलब अब जब आप मतलब नेटवर्क से ऊपर उठ जाओगे, थोड़ा ऑटोमेशन लेवल पे काम करोगे, जैसे अमेजोन जैसी बड़ी कंपनियों में मिलेगा आपको, गूगल में मिल जाएगा ये, कुछ और कंपनीज है जो MNCs है, वहाँ पे आपको ऐसा काम करने को मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कोडिंग के लेवल पे जाना पड़ेगा एज ए नेटवर्क इंजीनियर। तो अभी आप जो कर रहे हो दैट इज़ इनफ, थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को पढ़ो। तो ये एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन था इसका, ठीक है। और कुछ वीडियोस मिल जाएंगी इसकी अगर आपको देखनी हो। थोड़ा इसका प्लेटफॉर्म ये फ्री है, आप एक नॉर्मल राउटर पे भी पुश कर सकते हो इससे कॉन्फ़िगरेशन। और एक गिटहब है जहाँ से आपको थोड़ा कुछ API के कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सीखने को। मतलब ये भी बताता है कि क्या काम करता है, कैसे करता है, कुछ क्वेरीज हो, रिसोर्स सॉल्यूशन हो, वो आपको यहाँ मिल जाएंगे गिटहब पे। कोड्स मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पढ़ लेना थोड़ा भाई। पोस्टमैन क्या होता है, एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जो एक HTTP, क्योंकि भाई ये पोस्टमैन भी तो एक टूल है ना, ये भी तो API पे काम करेगा। और API नॉर्मली आपके रेस्टफुल API पे काम करते हैं,
और रेस्टफुल एपीआई मैंने बताया था HTTP के फंक्शन यूज़ करेगा, गेट, पोस्ट, पुश, पैच, ठीक है, ये वाले। तो ये क्या होते हैं चारों, ये देख लेना थोड़े। और ये दे रखा है, इसका लॉगिन है, एरर आएगा तो क्या आएगा, हेडर में क्या चीज़ें डलती, ये वाली चीज़ें डलेंगी। मतलब बहुत आगे की चीज़ है, CCI में थोड़ा सा है इसका पोर्शन, अगर आप लैब के लिए प्रिपेयर करोगे उस टाइम पे। अदरवाइज़ अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप नॉर्मल नेटवर्किंग पढ़ो, अगर उसमें कुछ डाउट है तो बताओ। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को?